हेलो साथियों, मैं हूं अंकित और स्वागत करता हूं आप सभी का एम गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष जो आपका एक विषय होता है, जिसमें आपको जो है उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय जो भी परीक्षा होती है उसमें ढेर सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। उसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसको देखने के प्रयास करेंगे। तो आइए विलंब न करते हुए हम लोग अपनी आज की वीडियो का शुभारंभ करें एक बहुत ही मोटिवेशनल थॉट के साथ। करा कि दुनिया की हर चीज़ ठोकर लगने से टूट जाती है। दुनिया की हर चीज़ ठोकर लगने से टूट जाती है। एक कामयाबी ही है जो ठोकर लगने के बाद आती है। तो अगर हम लोगों को अपने एग्ज़ाम में बार बार असफलता हाथ लग रही है तो इसे घबराने की जरूरत नहीं है। एक दिन हम लोगों को भी कामयाबी मिलेगी, ऐसा विश्वास करते हुए हम लोगों को अपनी जो है तैयारी को निरंतर आगे बढ़ाना है और बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम लोगों को अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू करना है। तो आइए हम लोग अपनी आज की वीडियो के पहले क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। आपकी प्यारी सी नज़रों के सामने क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के पहले विधान परिषद के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर पहला करा पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन नंबर दूसरा करा चंद्रभाल, ऑप्शन नंबर तीसरा करा कुंवर मानवेंद्र या ऑप्शन नंबर चौथा करा गोविंद वल्लभ पंत। तो उत्तर प्रदेश राज्य के पहले विधान परिषद के सभापति कौन थे, यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इनमें से एक नाम आपका सही हो जाएगा, एक जवाब आपका सही हो जाएगा। देखिए, अगर बात किया जाए कि विधान परिषद की, तो आपके जो है सभी राज्यों में से विधान परिषद को लागू करने की अनिवार्यता नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है। तब भी देखा जाए कि आपके भारतवर्ष के अंदर 6 ऐसे राज्य हैं जिसमें आपकी विधान परिषद देखने को मिलती है, विधानसभा के साथ में देखने को मिलती है, यानी द्विसदनीय विधायिका आपको देखने को मिलती है। अगर बात करें कि इंग्लिश में, तो बाई कैमरल लेजिस्लेटर के रूप में हम लोग इसको इंग्लिश में देखते हैं। तो द्विसदनीय व्यवस्था आपको देखने को मिलती है जिसमें आपके 6 राज्य हैं पूरे भारतवर्ष में, और इसमें से आपका यूपी भी एक राज्य के रूप में देखने को मिलता है। अगर राज्यों के नाम की बात किया जाए तो इसमें आपका तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के रूप में हो जाता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में क्या है कि आपकी विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो लगे हाथ एक बार हम लोग इसमें जो है सीटों की संख्या देख लेते हैं। तो अगर विधानसभा की बात किया जाए, किसकी विधानसभा की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल आपकी 403 सीट देखने को मिलती है। वहीं अगर हम लोग बात करें, 403 सीट देखने को मिलती है। वहीं अगर हम लोग बात करें विधान परिषद की, विधान परिषद में कितनी सीट देखने को मिलती है, तो ये आपकी 100 सीट हो जाती है। कितनी हो जाती है? 100 सीट हो जाती है आपकी विधान परिषद में। और अगर हम लोग लोकसभा की बात करें, किसकी हम लोग लोकसभा की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में 80 सीट हो जाती है लोकसभा की। और वहीं अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में आपकी 31 सीट हो जाती है। यानी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत अगर हम लोग विधानसभा की बात करें तो विधानसभा की 403 सीट देखने को मिलती है। विधान परिषद की बात करें तो 100 सीट देखने को मिलती है। और वहीं अगर लोकसभा की बात करें तो 80 सीट देखने को मिलती है और राज्यसभा में यही आपका 31 सीट के रूप में देखने को मिलती है। अब यहाँ हम लोग आते हैं अपने जवाब पर। जवाब पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो उनका क्या नाम हो जाएगा? उनका नाम हो जाएगा, आपका सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा बन जाएगा, यानी कि चंद्रभाल। कौन हो जाएंगे? चंद्रभाल हो जाएंगे। अगर पुरुषोत्तम दास टंडन जी की बात करें तो पुरुषोत्तम दास टंडन जी विधानसभा के पहले अध्यक्ष के रूप में देखने को मिलते हैं। कुंवर मानवेंद्र जी की बात करें तो वर्तमान में विधान परिषद के सभापति के रूप में, अध्यक्ष के रूप में देखने को मिलते हैं कुंवर मानवेंद्र जी। और गोविंद वल्लभ पंत जी की बात करें तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर गोविंद वल्लभ पंत जी का नाम देखने को मिलता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर पहले का जो सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा बन जाएगा, यानी कि चंद्रभाल इसका सही जवाब होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में अब तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है 6 बार, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा है 7 बार, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा है आपका 9 बार या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा है आपका 10 बार। तो उत्तर प्रदेश में किसमें? उत्तर प्रदेश में आपके प्रदेश में अब तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है, यह आपको बताना है। तो देखिए, अगर इसके सही जवाब की हम लोग बात करें, किसकी हम लोग अगर इसके सही जवाब की बात करें तो ये बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा, यानी कि अब तक 10 बार आपके प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पे करेक्ट होता हुआ
दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा। और बात किया जाए कि आखिर में पहला कब लगा था, यानी जो आपका पहला राष्ट्रपति शासन था उत्तर प्रदेश में, यह कब लगाया गया था, तो याद रखिएगा जो पहली बार राष्ट्रपति शासन आपके उत्तर प्रदेश में लगा था, इसकी तारीख थी 25 फरवरी। कब? 25 फरवरी 1968 से लेकर के 1968 से लेकर के आपका 25 फरवरी 1969 तक, यानी कुल 1 वर्ष के लिए आपका चला था राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में। और अगर बात किया जाए कि अभी नवीनतम कब लगा था, अभी जल्दी में कब लगा था, तो याद रखिएगा ये तारीख हो जाती है आपकी 8 मार्च 2002 से लेकर के 3 मई 2002 के बीच में लगा था। यानी वर्ष 2002 की अगर बात करें तो इसमें 8 मार्च 2002 को 2 से 3 मई 2002 तक आपका उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अब तक कुल कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है, इसका सही जवाब बन जाएगा 10 बार। कितनी बार हो जाएगा? 10 बार हो जाएगा उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन अब तक लग चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। और कह रहा है कि नक्कटैया मेला कहाँ लगता है। देखिए आपके उत्तर प्रदेश की जो लोक संस्कृति है, आपके धार्मिक उत्सव हैं, आपके मेले हैं, यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं। और वहीं से एक क्वेश्चन आपके सामने आपको देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि नक्कटैया मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है या वहाँ पर देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर पहला करा अंबेडकर नगर, ऑप्शन नंबर दूसरा करा गोरखपुर, ऑप्शन नंबर तीसरा करा बांदा, या ऑप्शन नंबर चौथा करा वाराणसी। तो इसमें से नक्कटैया मेला आपको किस जिले के अंतर्गत देखने को मिलता है। अगर देखिए भैया अंबेडकर नगर की बात करें तो यहाँ पे आपका गोविंद साहब का मेला बहुत ही प्रसिद्ध मेला हो जाता है। किसका? गोविंद साहब का मेला हो जाता है, बहुत ही प्रसिद्ध मेला। गोरखपुर की बात करें तो आपका खिचड़ी मेला बहुत ही फेमस मेला हो जाता है। बांदा की बात करें तो बांदा में आपके कलिंजर का मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? कलिंजर का मेला लगता है आपके बांदा में। और जबकि नक्कटैया मेला की बात करें तो बचा कौन? ऑप्शन नंबर चौथा, यानी वाराणसी में आपका नक्कटैया मेला देखने को मिलता है। कहाँ पर? नक्कटैया मेला आपका वाराणसी के अंतर्गत देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा। चलते हम लोग अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और आज का अगला क्वेश्चन कह रहा कि ख्याल नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा अवध से, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा ब्रज क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा बुंदेलखंड से, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा रुहेलखंड से। तो ख्याल नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है यह आपको बताना है। यह भी अपने आप में एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और अगर इसकी बात करें तो आपके लोअर पीसेस और से लेकर के अपर पीसेस तक एग्जाम में क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट हुआ है। ख्याल नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से यह आपको बताना है। तो जो सही जवाब बन जाएगा यह बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। कहाँ से? बुंदेलखंड। किससे? बुंदेलखंड से यह संबंधित हो जाएगा आपका ख्याल नृत्य। और देखिए नृत्य के माध्यम से भी अपने प्रदेश में क्या है कि अपने भावनाओं को व्यक्त करने की एक परंपरा रही है। जैसे आप देखिए कथक नृत्य जो है, इसमें क्या है कि यह पुजारी मंदिर के पुजारी द्वारा शुरू किया गया था। और जो कथा आदि है उसको समझाने के लिए आपका कथक नृत्य के माध्यम से होता था, पुजारी इसका प्रयोग करते थे। अगर बात किया जाए फसल कटाई में तो आपका सहरा या सौरा नृत्य देखने को मिलता है कि अच्छी फसल हुई उसके लिए प्रकृति को धन्यवाद देने के लिए क्या हुआ, सौरा नृत्य या सहरा नृत्य का आयोजन किया गया। लेकिन अगर ख्याल नृत्य की बात किया जाए, ख्याल नृत्य की, तो यह बुंदेलखंड में होता है। और यह पुत्र जन्मोत्सव, पुत्र के जन्म लेने के बाद की जो है नृत्य किया जाता है, यानी पुत्र जन्मोत्सव के रूप में देखने को मिलता है। यह नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में आपका किया जाता है। चलते हैं आगे आज के क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। और कह रहा निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ नहीं लगता। ठीक, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ नहीं लगता है। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है प्रयागराज, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा हरिद्वार, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा नासिक, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा गया। तो निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर कुंभ का आयोजन नहीं किया जाता है। देखिए अगर हम लोग पूरे भारतवर्ष में बात करेंगे तो कुंभ मेला जो लगता है सिर्फ 4 जगहों पर लगता है। कहाँ पर लगता है? 4 जगहों पर लगता है। और अगर इस समय देखा जाए तो आपके उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होना है। और इसको लेकर के पूरी व्यवस्था बहुत ही अच्छे तरीके से हो रही है। अगर बात किया जाए कि इसी बीच यानी कुंभ में दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश का 76वां जिला भी घोषित किया गया है।
इसमें क्या है कि जैसे आपका कुंभ का पर्व समाप्त होगा, माघ का खत्म होगा, स्नान इत्यादि का जो पर्व होता है खत्म होगा, इसके बाद ही वह जिला विशेष होता है क्या होगा, समाप्त हो जाएगा, वह वैधानिक दृष्टि से फिर नहीं रहेगा। आपके फिर से जिले हो जाएंगे, 75 जिले ही आपके हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ नहीं लगता है, यह आपको बताना है। तो भैया देखो इलाहाबाद में तो लग ही रहा था, यानी क्या है कि पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है, हरिद्वार, नासिक और गया। तो देखिए भैया आपके पूरे भारतवर्ष में 4 ही जगह पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। पहला हो गया आपका प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और एक हो जाता है आपका उज्जैन। क्या हो जाता है, उज्जैन। इन्हीं 4 जगहों पे आपके क्या किया जाता है, कुंभ का आयोजन किया जाता है। तो इसमें से अलग कौन है, अलग आपका ऑप्शन नंबर चौथा गया बता रहा है। हालांकि गया भी एक आपका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हो जाता है, लेकिन इसका संदर्भ कुछ अलग हो जाता है गया का, और यहाँ पर संदर्भ कुछ अलग आपसे पूछ रहा है। तो पूरे भारतवर्ष में मेले कितनी जगह लगते हैं, कुंभ का आयोजन कितनी जगहों पर होता है, 4 जगहों पर होता है, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और आपका उज्जैन, महाकाल की नगरी हो जाएगा। चलते हैं आगे हम लोग अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और क्वेश्चन कर रहा है, गरीबों की गाय की उपमा किस पशु को दी जाती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बहुत ही आसान क्वेश्चन। अच्छा, आज के जो भी क्वेश्चन हैं, जो भी तैयारी करने वाले हमारे भाई बहन हैं, उन सब के लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन होगा, बहुत ही इजी है। और कई बार आप लोग इसको जो है देखे होंगे अपने सामने का किसी न किसी रूप में इन क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि गरीबों की गाय किस पशु को कहा जाता है, किस पशु की उपमा दी जाती है कि यह गरीबों का गाय है। ऑप्शन नंबर पहला करा भेड़, ऑप्शन नंबर दूसरा करा सुअर, ऑप्शन नंबर तीसरा करा बकरी, या ऑप्शन नंबर चौथा करा भैंस। तो देखिए गरीबों की क्या आवश्यकता क्या होती है कि जो उनका पशु हो वो भी क्या हो, सीमित भोजन लेने वाला हो, और ऐसा हो जो किसान, जो गरीब परिवार है उसको क्या करे, आसानी के साथ उसका भरण पोषण कर दे। तो इस संदर्भ में क्या आपको सही लगेगा कि कौन सा ऐसा पशु है जिसे गरीबों की गाय की उपमा दी जाती है, थोड़ी जगहों में रह सकता है, थोड़े अनाज में उसका पेट भर जाएगा। तो ऐसा कौन सा इसमें पशु आपको लग रहा है जो कि इसमें सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए इसका जो सही जवाब बन जाएगा वह बन जाएगा विकल्प नंबर तीसरा, यानी कि बकरी। क्या बन जाएगा, गोट, आपका बकरी बन जाएगा। और अगर बकरी की बात किया जाए तो बकरी को गरीबों की गाय की उपमा दी जाती है। अच्छा, यहीं से एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि बकरी शोध संस्थान, कौन सा बकरी शोध संस्थान आपके कहाँ पर देखने को मिलता है। तो आपके मथुरा के अंतर्गत देखने को मिलता है। कहाँ पे, मथुरा के अंतर्गत देखने को मिलता है आपका बकरी शोध संस्थान, मथुरा में जगह मखदूमपुर, यहीं पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, बकरी शोध संस्थान आपका मथुरा के अंदर मखदूमपुर में देखने को मिलता है। चलते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। और कह रहा प्रदेश में वायु सेवा की शुरुआत कब हुई थी। ठीक, ऑप्शन नंबर पहला करा 1911, ऑप्शन नंबर दूसरा करा 1950, ऑप्शन नंबर तीसरा करा 1947, या ऑप्शन नंबर चौथा करा 1919। तो उत्तर प्रदेश में वायु सेवा की शुरुआत कब हुई थी, यह आपको बताना है। तो देखिए अगर उत्तर प्रदेश में वायु सेवा की शुरुआत की बात किया जाए तो यह शुरू होता है आपका 1911 के अंतर्गत। कब, 1911 में आपकी सेवा शुरुआत की जाती है। और अगर प्रारंभिक रूप में देखा जाए, किस में देखा जाए, प्रारंभिक रूप में देखा जाए तो इलाहाबाद से नैनी के बीच में, कहाँ से, इलाहाबाद से नैनी के बीच में इस सेवा को शुरू किया गया था। हालांकि उस समय इसमें यात्री सुविधा नहीं थी, बाद में धीरे धीरे करते करते इसका विकास हुआ और वर्तमान में जो है आपको अधिक संख्या में उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट आदि देखने को मिल रहे हैं। तो प्रदेश में वायु सेवा की शुरुआत कब हुई थी, 1911 हो जाएगा। इलाहाबाद से लेकर के नैनी के बीच में यह सेवा शुरू की गई थी। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन नंबर पहला करा श्रावस्ती, ऑप्शन नंबर दूसरा करा चित्रकूट, ऑप्शन नंबर तीसरा करा बलरामपुर, या ऑप्शन नंबर चौथा करा बिजनौर। तो उत्तर प्रदेश में भैया बुक्सा जनजाति का निवास स्थान कहाँ है, कहाँ पर यह जनजाति देखने को मिलती है, बुक्सा जनजाति। तो देखिए अगर उत्तर प्रदेश की वर्तमान में बात करें तो लगभग आपकी 12 जनजातियाँ देखने को मिलती हैं। और अगर इनकी जनसंख्या प्रतिशत देखा जाए 0.6 के अबव इनकी जनसंख्या का प्रतिशत जाता है। तो इसी में ढेर सारी आपको जनजातियाँ भी देखने को मिलती हैं। बुक्सा हो गई, आपकी जौनसारी हो गई, और इसी में आपकी थारू जनजाति आदि देखने को मिलती हैं। तो यहाँ बात करा बुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो बुक्सा जनजाति में देखिए इनके हिंदुओं की तरह से इनमें भी वर्ण व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी, वर्ण विभाजन देखने को मिलता है। इसमें भी बुक्सा जनजाति में भी बुक्सा पुरोहित, बुक्सा
नाव बुक्सा अहिर के रूप में देखने को मिलते हैं। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा, बुक्सा जनजाति कहाँ पर देखने को मिलती है, तो बा से बुक्सा और बा से बिजनौर। कहाँ से? बा से बुक्सा और बा से बिजनौर। और अगर ये बिजनौर का नाम हम लोग सामने आया तो यहीं से एक बात और हम लोगों के ध्यान में आनी चाहिए, याद होनी चाहिए कि जो गंगा नदी हैं, कौन सी नदी हैं? गंगा नदी हैं। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर ही ज़िले से प्रवेश करती हैं। किस ज़िले से? बिजनौर ज़िले से प्रवेश करती हैं। और किस ज़िले से बाहर हो जाती हैं? तो बलिया ज़िले से बाहर हो जाती हैं। बिजनौर ज़िले से ही गंगा नदी उत्तर प्रदेश में क्या करती हैं? प्रवेश करती हैं। और बलिया नदी से उत्तर प्रदेश से बाहर हो जाती हैं। बलिया से उत्तर प्रदेश से अपने क्या हो जाती हैं? बाहर हो जाती हैं। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? करा निम्नलिखित में अफीम फैक्ट्री कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर पहला करा वाराणसी, ऑप्शन नंबर दूसरा करा गाजीपुर, ऑप्शन नंबर तीसरा करा बलिया, या ऑप्शन नंबर चौथा करा कानपुर। तो अफीम की फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में आपको कहाँ पर देखने को मिलती है? मेरे ख्याल से शायद एकमात्र फैक्ट्री ही है अपने उत्तर प्रदेश अफीम की। तो देखिए अफीम क्या है कि मादक पदार्थ हो जाता है, तो इसकी आम खेती वगैरह करना सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया है। लाइसेंस आदि लेकर के कुछ इनके अंदर व्यवस्था होती है। और उसमें भी उत्तर प्रदेश में एकमात्र अफीम फैक्ट्री है। क्या होता है कि अफीम एक मादक पदार्थ तो है ही, इसी के साथ इसे ढेर सारी दवाएं भी बनती हैं। तो जो यहाँ पर अफीम तैयार की जाती है फैक्ट्री में, उससे क्या होती है कि वो दवा इत्यादि के काम में आ जाती है। केंद्र सरकार की फैक्ट्री, तो पूरी तरीके से नियंत्रण किसका? केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। ठीक है। तो अफीम फैक्ट्री निम्नलिखित में से आपके कहाँ पर स्थित होती है यह आपको बताना है। उत्तर प्रदेश की एकमात्र फैक्ट्री है अफीम फैक्ट्री। यह कहाँ पर स्थित है आपकी? तो देखिए अगर इसकी बात करें तो सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में अफीम फैक्ट्री देखने को मिलती है। अगर गाजीपुर की बात किया जाए तो यहीं से एक चीज़ और याद रखिएगा। कहाँ से? गाजीपुर से एक घटना और याद रखिएगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस, कौन भैया? लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर है? गाजीपुर में देखने को मिलती है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर देखने को मिलती है भैया? तो आपके उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में ही देखने को मिलती है। ठीक। तो अफीम फैक्ट्री आपकी कहाँ पर स्थित है? केंद्र सरकार की फैक्ट्री, केंद्र सरकार के नियंत्रण में है। ये आपके उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में देखने को मिलती है। चलते हैं हम लोग अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पर। और आज का 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर पहला करा मथुरा, ऑप्शन नंबर दूसरा करा ना सिंगापुर, ऑप्शन नंबर तीसरा करा नरौरा, ऑप्शन नंबर चौथा करा अलीगढ़। तो इसमें से कौन सा सही जवाब होगा? उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र आपके कहाँ पर देखने को मिलता है? तो आइए वक्त ज़ाया ना करते हुए हम लोग इसको भी देख लेते हैं। यह आपके जो है नरौरा के अंतर्गत देखने को मिलता है। कहाँ पर? नरौरा के अंतर्गत यह आपको देखने को मिलता है। इस तरह से आज हम लोग अपने टॉप 10 यूपी जीके के क्वेश्चंस को देखे हैं। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। और चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब भी अवश्य करेंगे। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिएगा और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन ढंग से करते रहिए।